नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और कनाडा में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर भारत को धमकी देने की कोशिश की है। सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश की, वहां आग लगा दी, भारत के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर और सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुल जनरल पर हमले की धमकी दी। इसी तरह की हरकतें कनाडा में भी दिखाई दी। यहां भी खालिस्तानियों ने पोस्टर्स जारी करके भारत के एम्बेसडर और कॉन्सुलर जनरल को जान से मारने की धमकी दी है। पोस्टर पर भारत के अधिकारियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। अमेरिका की सरकार ने सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर हुए हमले को गंभीरता से लिया। हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। अमेरिका और कनाडा दोनों मुल्कों से साफ साफ कहा गया कि भारत के खिलाफ काम करने वालों पर सख्ती बरतनी होगी, वरना देशों के आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। कनाडा के ओटावा में आतंकवादियों ने धमकी दी है कि 8 जुलाई को वहां इंडियन हाई कमीशन के सामने खालिस्तान फ्रीडम रैली निकाली जाएगी। भारत ने कनाडा से कहा समय रहते इस पर एक्शन लिया जाए, बात को बढ़ने न दिया जाए। लेकिन अब सवाल यह कि दूसरे मुल्कों में छुपकर बैठे खालिस्तानी दहशतगर्द अचानक एक्टिव क्यों हो गए? अचानक इस तरह की हरकतें क्यों करने लगे? उनकी मंशा क्या है, इरादा क्या है? वो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? क्या वजह है कि जो अब तक बिलों में छुपे हुए थे देश के दुश्मन अचानक बाहर निकल आए हैं? इसकी असली वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं आखिर हुआ क्या। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर किस तरह का हमला हुआ। ये तस्वीरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ की हैं। रविवार देर रात की हैं। सैन फ्रांसिस्को में आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे हमला हुआ। खालिस्तान सपोर्टर्स ने इंडियन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की। कुछ लोग सिक्योरिटी के बैरिकेड को तोड़कर कॉन्सुलेट की बिल्डिंग में घुस भी गए और मेन गेट से कुछ ही दूर पर आग लगा दी। हालांकि रात की बात यह रही कि सैन फ्रांसिस्को के फायर डिपार्टमेंट की टीम कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। आग पर फौरन काबू पा लिया गया। क्योंकि आग कॉन्सुलेट बिल्डिंग के बाहरी इलाके में लगी थी, इसलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। कॉन्सुलेट का कोई कर्मचारी या उनके परिवार के लोग इसकी चपेट में नहीं आए। लेकिन हैरानी की बात है कि खालिस्तान सपोर्टर्स ने कॉन्सुलेट में आग लगाने का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर डाला। उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लिखे और यह भी लिखा कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को यानी 30 जून को ही खालिस्तानी आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि वो सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट को टारगेट करेंगे। सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाने वाले आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया था कि 8 जुलाई को उसके लोग अमेरिका और दूसरे देशों में भारत के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को निशाना बनाएंगे। खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुल जनरल टीवी नगेंद्र प्रसाद की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी किए थे और धमकी दी थी कि प्रोटेस्ट के दौरान इंडियन डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका और कनाडा में एक्टिव खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादियों ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय कॉन्सुलेट पर हमले के वीडियो शेयर किए हैं और इस हमले को हाल ही में मारे गए अपने साथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला बताया है। हरदीप सिंह निज्जर को पिछले महीने कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। उस पर 10 लाख का इनाम था, जिसके बाद कनाडा और अमेरिका में भारतीय डिप्लोमेट की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी किए गए। पिछले 4 महीने में यह दूसरा मौका है जब सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। इससे पहले मार्च में भी खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश की थी। भारत सरकार ने इंडियन कॉन्सुलेट पर हुए हमले पर तुरंत रिएक्ट किया, अमेरिकी प्रशासन से बात की। अमेरिका ने भी सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्विटर पर लिखा कि किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन
या विदेशी राजनीति के साथ हिंसा जुर्म है और अमेरिका के किसी भी हिस्से में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI ने भारतीय कॉन्सुलेट पर हुए हमले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस या FBI ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पता यह लगा है कि कॉन्सुलेट पर हमला करने वालों की पहचान करके उन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के अलावा खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा में भी इंडियन डिप्लोमेट्स को निशाना बनाने की धमकी दी। खालिस्तान टाइगर फोर्स ने कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में भारत की कौंसल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव के फोटो के साथ पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें इंडियन डिप्लोमेट्स को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर का हत्यारा बताया गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स की तरफ से जारी पोस्टर्स में 8 जुलाई को टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया है। भारत सरकार ने इसको लेकर कनाडा की सरकार से बात की है। इस तरह की धमकियों पर कड़ा ऐतराज जताया है। आज विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरन मैके को तलब किया। उन्हें सख्त लफ्जों में खालिस्तानी आतंकवादियों को काबू पाने की चेतावनी दी। डिप्लोमेटिक भाषा में कहें तो भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को एक आदेश जारी किया, यानी कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद ओटावा में इंडियन हाई कमिश्नर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और कनाडा सरकार ने इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन करने का वादा किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा, भारत ने खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा और दूसरे देशों की सरकारों से जिक्र किया है, उनसे बात की है। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने दोनों देशों को बता दिया है कि इस तरह के हमलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे देशों के आपसी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी हो। इससे पहले कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की हत्या के सीन रिक्रिएट करने वाली एक झांकी निकाली थी। तब विदेश मंत्री ने कहा था कि कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। आज जब विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया, तो कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने भी इंडियन डिप्लोमेट के खिलाफ जारी किए गए धमकी भरे पोस्टर्स पर बयान जारी किया। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा वियना कन्वेंशन के तहत विदेशी डिप्लोमेट्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता है। मेलेनी जोली ने कहा कि कनाडा की सरकार ओटावा में इंडियन हाई कमीशन और टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के लगातार संपर्क में है और 8 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय डिप्लोमेट्स को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने भी ट्वीट करके भारत के हाई कमिश्नर और कौंसल जनरल की सुरक्षा की गारंटी दी। अमेरिका और कनाडा में जो हुआ उस पर हमारे देश में भी रिएक्शन हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों की बढ़ती एक्टिविटीज को लेकर चिंता जताई। भगवंत मान ने कहा, ऐसी घटनाओं से विदेश में रह रहे अप्रवासी सिखों की बदनामी होती है। उनको ही ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे सिख समाज की बदनामी न हो। देखो विदेशों में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पर प्रवासी भारतीयों और खास तौर से पंजाबी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है, उसको इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं धक्का लगता है। मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, कुछ ही लोग होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो इस तरह की घटना नहीं होने देनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि अमेरिका में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ISI के कहने पर ही खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका और कनाडा में भारतीय मिशन को निशाना बना रहे हैं। सिरसा ने कहा कि विदेश में रह रहे सिखों को
आईएसआई की साजिश से सावधान रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो भारत के और सिखों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। कौंसलेट जो है वो एक आशा की किरण होता है अपने लोगों के लिए, वो एक सहायता का केंद्र होता है अपने लोगों के लिए। और जिस कारण ये मैसेज दिया जाने की कोशिश कर रही है, कल कैनेडियन एम्बेसडर और उनके डिप्लोमेट्स के साथ जिस तरह से उनकी फोटो डालकर उनको टारगेट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कनाडा के अंदर एक सिख का कत्लेआम में स्टेट का हाथ है, ये पूरी तरह से गलत है। भारत सिखों को बचाने में विश्वास रखता है, ना कि उनका नुकसान पहुंचाने में। इसलिए ये जो लोग कर रहे हैं ये भारत के भी दुश्मन हैं, सिखों के भी दुश्मन हैं और ये आईएसआई की हालतों में खेलने वाले लोग हैं। मैं विदेशों में बैठे सिखों से आग्रह करता हूं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर विदेशों में छुपे खालिस्तानी सपोर्टर्स और उनके पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। असल में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमृतपाल सिंह के जरिए भारत में खालिस्तान के नारे को हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन अमृतपाल सिंह और उनके सारे साथी पकड़े गए। भारत में खालिस्तानी आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो गया। इसके बाद अब विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों में कनाडा, ब्रिटेन और पाकिस्तान में बड़े बड़े खालिस्तानी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इससे खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की कोशिश करने वाले आतंकवादी बौखला गए हैं। उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स परेशान हैं। 20 जून को कनाडा के सरे में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इससे पहले जून में ही खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादी अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन के बर्मिंघम में मौत हो गई थी। अवतार सिंह खांडा अमृतपाल सिंह का हैंडलर था और उसी ने अमृतपाल को 37 दिन तक पुलिस से बचने में मदद की थी। वैसे तो अवतार सिंह खांडा को कैंसर था, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादियों को शक है कि उसे हॉस्पिटल में जहर देकर मारा गया। मई के महीने में खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या कर दी गई थी। परमजीत सिंह पंजवड़ को 6 मई को लाहौर में 2 बाइक सवारों ने उस वक्त गोली मार दी थी जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला था। इसी साल जनवरी में एक और खालिस्तानी आतंकवादी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी की हत्या हो गई थी। उसको भी लाहौर के पास एक गुरुद्वारे में गोली मारी गई थी। हरमीत सिंह खालिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था और ड्रग्स की स्मगलिंग कराता था। पंजाब में संघ के नेताओं की हत्या में भी उसका हाथ था। क्योंकि बड़े बड़े खालिस्तानी आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं, इसलिए खालिस्तानियों में दहशत है, खौफ है। उन्हें लगता है कि खालिस्तानियों की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। इसीलिए अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा रखने के लिए, उनका हौसला बनाए रखने के लिए कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन को धमकी दी गई। एम्बेसी और कॉन्सुलेट के बाहर 8 जुलाई को प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। हालांकि कुछ डिप्लोमेट्स का कहना है कि जो खालिस्तानी मारे गए हैं, ये खालिस्तानी संगठनों की आपसी लड़ाई का नतीजा है। कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके वीबी सोनी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन आपस में लड़ रहे हैं। हर टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को दूसरे से ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश में लगा है। उन्होंने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट यूएस में गई इतनी सक्सेसफुल रही, तो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट लाने के लिए, उनको अटेंशन नेगेटिव की तरफ लाने के लिए ये उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी हैं और उनको सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान से और दूसरे जो इनिमिकल फोर्सेस हैं हमारी। तो उनको जो पैसा मिलता है तो उनको ये है कि जाके भारतीय दूतावास के सामने जाके एक तो डेमोन्स्ट्रेशन करो, उनको अटैक भी करो, इंडियन डिप्लोमेट्स को अटैक भी करो जहाँ तक हो सके। तो अब क्या हुआ है, जैसे आपने बताया होगा 2-3 हफ्ते पहले आपस में ही इनकी गुटबाजी चल रही है। इनके भी फोर्सेस जो हैं, अपोजिट फोर्सेस, इनके आपस में वो भी एक दूसरे को मार रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक इनके एक्टिविस्ट को मार भी दिया। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये बताती यही हैं कि इनके अंदर जो मनमुटाव है और इस प्रकार की जो गतिविधि बढ़ रही है, उसको
से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सिर्फ एम्बेसी के पास जाते हैं, क्योंकि वहीं पर ही रैलिंग पॉइंट है लोगों को आने का, और उसके ऊपर अगर कुछ अटैक भी होगा तो उसका जो असर पड़ेगा दोनों का पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ वो कोई पहला मौका नहीं है जब हाल के महीनों में बाहर के मुल्कों में बैठे खालिस्तान के सपोर्टर्स ने भारत के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश की हो। कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले हुए थे। पिछले महीने जून में कनाडा में इंदिरा गांधी के हत्यारों को ग्लोरीफाई करने वाली एक झांकी निकाली गई थी। कनाडा में ही गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। अमेरिका में कई गुरुद्वारों पर कब्जा करने की कोशिश हुई। खालिस्तान लीडर हर कुछ दिनों में ऑडियो वीडियो मैसेज जारी करके भारत को धमकी देते रहते हैं। इन देशों में रहने वाले कई सिख स्कॉलर से मेरी बात हुई। सिख समाज के प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि इन हमलों का, इन खालिस्तानियों का सिख समाज से कोई लेना देना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, इंग्लैंड में रहने वाले ज्यादातर सिख पीस लविंग हैं, भारत को प्यार करते हैं, भारत पर गर्व करते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरे सिख समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इन मुल्कों में रहने वाले सिख समाज की शिकायत है कि वहां की सरकारों ने अपराधियों को आइडेंटिफाई करने में, उनके खिलाफ एक्शन लेने में देरी की। इस वजह से इन आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती गई। किसी मुल्क में वोट की कंपल्शन सामने आई तो कहीं लापरवाही दिखाई दी। अब भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, इसका असर जल्दी दिखाई देगा। भारत के लिहाज से एक पॉजिटिव बात यह कि पिछले कुछ दिनों से खालिस्तानी संगठन आपस में एक दूसरे से टकराने लगे हैं। ये लोग अपनी अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इससे ये लोग कमजोर हुए हैं। इनके कमजोर होने से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान में बैठे इन ग्रुप्स के हैंडलर्स को है, जिन्होंने कई बरस लगाकर इन खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार किया। इसलिए अब पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट ये फैलाने लगे हैं कि खालिस्तानियों को एलिमिनेट करने में इंडियन एजेंसीज का हाथ है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट दिया और प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान को आज आतंकवाद के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी दी। मोदी ने आतंकवाद पर सीधी और दो टूक बात कही। शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग दोनों सामने मौजूद थे। मोदी ने कहा, न तो आतंकवाद बर्दाश्त किया जाएगा, न संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता होगा। असल में आज मोदी ने एससीओ समिट को वर्चुअली एड्रेस किया। भारत इस वक्त एससीओ का अध्यक्ष है और अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन को होस्ट किया। इसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। कोई देश अगर आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है तो सभी देशों को उसका विरोध करना चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी
हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। इसके बाद मोदी ने चीन को संदेश दिया। मोदी ने चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट की बात की। मोदी ने कहा कनेक्टिविटी जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है इससे किसी देश की संप्रभुता पर आंच नहीं आनी चाहिए। असल में चीन का BRI प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा किसी भी देश को दूसरे को ढाल बनाकर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाने चाहिए जो किसी और देश की जमीन से गुजरे। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। एक्सेलेंसी, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में SCO चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ये बात तो कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को पनाह दी है और चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सारी दुनिया ने देखा है, ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद तक बड़े बड़े आतंकवादियों को पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, हथियार दिए, फौज और इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया। लेकिन जब जब यूनाइटेड नेशंस पे बात उठी तो चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, इन आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम तो लगी है, लेकिन यह नया ट्रेंड है कि अब पाकिस्तानी हैंडलर दूसरों को सामने रखकर हमले करते हैं। अमेरिका और कनाडा में जो हुआ वो इसी बदली हुई रणनीति का नतीजा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी और यह भी साफ कर दिया कि भारत आज पूरी तरह आतंकवाद से निपटने में सक्षम है। इस बात को अमेरिका और कनाडा भी अब अच्छी तरह समझ गए हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस मुद्दे पर आज यह बात सामने आई कि लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों और संगठनों की राय मिल चुकी है। लोग 14 जुलाई तक अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। लॉ कमीशन की तेजी और सरकार की सक्रियता को देखते हुए जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन सुपर एक्टिव हो गए हैं। आज पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उसके सुझावों और मांगों का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अगले 2 दिन में यह ड्राफ्ट लॉ कमीशन को सौंप दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग है कि देश में जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बने उससे मुसलमानों को अलग रखा जाए। असल में आज ये चर्चा तेजी से फैली कि सरकार मॉनसून सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। चर्चा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्टर विचार के लिए कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मिलने के बाद पुष्कर धामी ने कहा, कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तराखंड में जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम संगठन एक्टिव हो गए। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल ने कहा, यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का तरीका है। जब हर चीज के लिए देश में कानून है तो फिर सोशल इश्यूज के लिए अलग से कॉमन सिविल कोड की क्या जरूरत। कासिम रसूल ने कहा, जब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को अलग रखने का फैसला कर सकती है तो मुसलमानों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों थोपा जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को सुझाव देगा कि इससे मुसलमानों को अलग रखा जाए। यकसा सिविल कोड के सिलसिले में जो बात संविधान ने कही है वो ये है कि सबको साथ लेकर और सबकी मर्जी से बनना चाहिए। हमसे तो कोई संवाद हुआ नहीं है, मुसलमानों से कोई संवाद नहीं हुआ है। आप कैसे यकसा सिविल कोड बना रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको बनाना है तो आपको तमाम समुदायों से संवाद करना चाहिए।
आप क्या संवाद कर रहे हैं? कोई संवाद नहीं कर रहे। पिछले लॉ कमीशन ने तो हमसे संवाद किया था, हमसे बात की थी और बात करने के बाद एक नतीजा निकाला था 2018 में, और एक नतीजा निकाला था कि भाई यकसा सिविल कोड ना तो एडवाइजेबल है ना उसकी ज़रूरत है। तो अब कौन सी मुसीबत आ गई है मौजूदा हुकूमत के पास में कि वो ये कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट्री कमेटी का ये कहना है कि हम आदिवासियों को इससे अलग कर सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए आर्टिकल 371A और 371G का हवाला दिया है। मेरा ख्याल है कि आदिवासियों को भी नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ को भी उसमें से अलग रखना चाहिए, मुसलमानों को भी अलग रखना चाहिए। कि हमको भी आर्टिकल 25 का, 26 का और 29 का जो है वो हमें भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और मोस्ट पब्लिक कल हमारी मीटिंग है मेंबर्स की, उसके बाद हम लोग फाइनल कर लेंगे, 1-2 दिन में सबमिट हो जाएगा। इस्लामिक संगठन बार बार कह रहे हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या है। कुछ मौलाना ये कहकर मुस्लिम भाइयों को डरा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो शरीयत का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। आज रज़ा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अनीस अशरफी ने कहा, सरकार कम से कम ये तो बताए कि वो करना क्या चाहती है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुसलमानों को किसी की मौत के बाद उसे दफनाने के बजाय जलाना होगा? 70 साल हो रहे हैं देश को आज़ाद होकर के। अब तक जो हम लोग इस मुल्क में सारी कौमें मिलजुल करके रह रही हैं, इसमें कहाँ कमी थी जो नए सिरे से यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ रही है। ये हमारी तशवीश है, और ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि मुल्क की दीगर अक़लियतें, सारे अल्पसंख्यक परेशान हैं। इसमें सिख भी हैं और ट्राइब्स भी हैं और बहुत सारी कौमें परेशान हैं। ये हमारी अकेले की परेशानी नहीं है। इसमें हमें ये पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि हमारी विरासत का क्या होगा और तलाकशुदा औरतों की इद्दत का क्या होगा, हमारे औकाफ का क्या होगा, और उसके बाद मरने के बाद दफनाने, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो आज़ादी के साथ मुस्लिम्स जिस पर अमल कर पा रहे हैं, क्या उसमें तब्दीली आ जाएगी। अब ऐसा मालूम हो रहा है कि यूसीसी के नाम पर कुछ अलग करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो कम से कम दर्जे में ड्राफ्ट ला करके हमें ये बताए तो कि आखिर करने क्या जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इसी तरह की बातें कहकर मुसलमानों को डराया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इसलिए ज़्यादातर मुस्लिम भाई अभी से कहने लगे हैं कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, वो इसके खिलाफ हैं। ये बात आज केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी कही। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो मुस्लिम बेटियों का निकाह नहीं होगा, उनको फेरे लेने होंगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो मौत के बाद लाश को दफनाने के बजाय जलाना होगा। कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो पैतृक संपत्ति में लड़कों का हक मारा जाएगा। मुसलमानों को ऐसे तमाम काम करने पर मजबूर किया जाएगा जो शरीयत के खिलाफ है। जानकारी ना होने के कारण इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है। मैं तो ये भी जानता हूं, इससे आगे बढ़ के कहा जाता है कि अगर यूसीसी आ गया तो आप निकाह नहीं कर पाएंगे, आपको फेरे लेने पड़ेंगे। कहा जाता है कि अगर यूसीसी आ गया तो आप अपने मुर्दों को दफन नहीं कर सकते, आपको जलाना पड़ेगा। ये सारा दुष्प्रचार किया जाता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, लॉ का जहां तक यूसीसी है या कोई भी कानून है दुनिया का, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या रीति रिवाज अपनाते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। उसका मतलब केवल एक चीज से होता है कि न्याय की समानता होनी चाहिए। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला मौजूद है, अगर आपने निकाह भी नहीं किया है, अगर आपने फेरे भी नहीं डाले हैं, अगर आपने गुरुद्वारे में जाके शादी भी नहीं की है या चर्च में जाके शादी नहीं की है और आपकी लिव इन रिलेशनशिप है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इससे बच्चों के और महिला के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज हम किस युग में रह रहे हैं और हम क्या बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में बाद वक्त तो इस पे मुझे आश्चर्य कम होता है, दुख ज्यादा होता है। आरिफ मोहम्मद खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, जनता के दर्द को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बातें साफ साफ कही
और उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सिखों ने भी ऐतराज जताया है। आज दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे लेकर एक मीटिंग की और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। सिखों का कहना है कि आजादी के 75 साल के बाद भी सिखों का पर्सनल लॉ नहीं है। अभी तक सिखों को हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है और सिखों पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू होता है। सिखों की शादी तो आनंद मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। सिख ये जानना चाहते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इसमें कोई बदलाव होगा। एसजीपीसी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने साफ साफ कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिख तब तक नहीं मानेंगे जब तक इसमें उनकी राय शामिल नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो सिखों के साथ वादे किए गए थे, आप उन वादों को क्यों मकर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो? आपने कहा था कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदली आएगी, जो भी तब्दीली लाएंगे, वो सिखों की मर्जी के बगैर नहीं आएगी। हमने कहा ये जो बिल आप ला रहे हो, ये सिखों की मर्जी पूछी आपने? हम ये बात कह देना चाहते हैं कि हमने बहुत चुनिंदा मेंबरों की मीटिंग बुलाई थी, पर जहाँ हज़ारों वर्कर इकट्ठे हो गए थे और हमने मता पास किया है कि इस यूसीसी कोड को ये हम जड़ से इसकी निंदा करते हैं और इसको किसी कास्ट में हिंदुस्तान में लागू नहीं करने देंगे जब तक सिखों की अप्रूवल और मराठी वालों की अप्रूवल ना हो जाए। अब सवाल है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी नहीं है, उसकी कड़ी निंदा करने का क्या मतलब? सुझाव दिए जा सकते हैं, राय दी जा सकती है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद धामी ने कहा, उत्तराखंड में जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और चूंकि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा, इसलिए केंद्र में जो कानून बनेगा उसके लिए उत्तराखंड का ड्राफ्ट बेस बन सकता है। पुष्कर धामी ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी का काम पूरा हो गया है। अब जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलेगा, उसके बाद सरकार जल्दी से जल्दी बिल लेकर आएगी। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे। अभी उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूँ कि चूँकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में देरी नहीं करनी चाहिए। गुवाहाटी में एक प्रोग्राम में जगदीप धनखड़ ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान बनाने वाले महान नेताओं की सोच थी और इसे लागू करने में देर का मतलब संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44, and that is the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Any further delay in implementation of uniform civil code will be corrosive of our values. The underlying sublimity of it has to be appreciated and understood. This will bind Bharat, its nationalism, more effectively, and that was the thought process of founding fathers of the Constitution. मेरी जानकारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। जहां तक इसे पूरे देश में लागू करने की बात है, तो उत्तराखंड का बिल इसका एक बेस बनेगा और देश भर के लिए जो बिल आएगा उसका ड्राफ्ट पूरी तैयारी के साथ सबसे बातचीत करके
सबसे सलाह लेके, सबकी सहमति के बाद सोच समझकर तैयार होगा, जिससे किसी भी समुदाय को शिकायत ना हो, किसी को शक ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और इस काम में वक्त लगेगा, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि वाकई में वक्त कम है और ये बात सब समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति बनाना, सबको समझाना ये आसान नहीं होगा। काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। कई धर्म हैं, संप्रदाय हैं, समूह हैं, समाज में अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सबको लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं छोड़नी पड़ेंगी। हालांकि न तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आया है, न सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है। लोग क्या चाहते हैं, किन बातों पर उनकी आपत्ति हो सकती है, किन इश्यूज पर सहमति बन सकती है, ये जानने के लिए लॉ कमीशन अभी तो लोगों से राय ले रहा है। लेकिन अभी से ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। शरिया को खत्म करने की साजिश है। लड़कियों को निकाह के बजाय फेरे लेने होंगे, लाशों को कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय शमशान में जलाना होगा, संपत्ति का बंटवारा शरिया के बजाय सिविल कोड के मुताबिक करना होगा। सिखों को लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ होगा। पारसियों की अपनी अलग राय है। इतने जटिल मुद्दे पर सबको साथ लेने में, सबकी सहमति बनाने में टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम मॉनसून सेशन में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आने की संभावना बहुत कम है। अब जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर टकराव आज और तेज हो गया। शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने कल मुंबई में एनसीपी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। दोनों ने दावा किया कल पता चल जाएगा पार्टी के लोग किसके साथ हैं, किस में कितना दम है। अजीत पवार अब पूरी तरह एक्टिव हैं। आज उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लिया, मुंबई में एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शरद पवार भी आज दिन भर वाईबी सेंटर में बैठे रहे। वाईबी चव्हाण सेंटर में उनसे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग तो मिलने आए, उनको सपोर्ट करने का वादा भी किया, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता और विधायक आज शरद पवार के पास दिखाई नहीं दिए। शरद पवार अजीत पवार के रुख से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने आज कह दिया कि जो लोग बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए हैं वो उनकी फोटो का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि अब वो एनसीपी का हिस्सा नहीं है। शरद पवार का ये रुख समझा जा सकता है, क्योंकि आज मुंबई में हर तरफ अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर लगे हुए थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद जिस वक्त मुंबई में अजीत पवार ने अपनी पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन किया, उस वक्त भी भारी संख्या में अजीत पवार के सपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र से वहां पहुंचे थे। अजीत पवार के ऑफिस में छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे महान लोगों की तस्वीरों के साथ साथ शरद पवार की तस्वीर भी लगाई गई थी। ये बात शरद पवार को नागवार गुजरी। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया कि उनकी फोटो का इस्तेमाल वो लोग न करें जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अजीत पवार का दावा है कि एनसीपी के 53 एमएलए में से 40 उनके साथ हैं। शरद पवार के साथ जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं। हालांकि आज शरद पवार इस पर कुछ नहीं बोले। वो दिन भर वाईबी चव्हाण सेंटर में रहे, लेकिन यहां वो रौनक नहीं देखी जो पिछले हफ्ते तक दिखाई देती थी। पार्टी के नेता भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि आज कांग्रेस के नेताओं ने पहले महाराष्ट्र की स्थिति पर चर्चा के लिए मीटिंग की और उसके बाद नाना पटोले की लीडरशिप में एक डेलीगेशन शरद पवार से मिला। आज उद्धव ठाकरे ने भी अपने गुट के विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। इसके बाद उन्होंने भी संजय राउत को शरद पवार से मिलने भेजा। नाना पटोले और संजय राउत दोनों ने शरद पवार को भरोसा दिलाया कि एनसीपी में जो हुआ उसके बाद भी महाविकास अघाड़ी पर असर नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टियां, कांग्रेस और उद्धव की सेना, शरद पवार के साथ रहेंगे। लेकिन शरद पवार को फिलहाल टेंशन कल होने वाली मीटिंग की है। आज जो हालत देखी
उससे चिंता और बढ़ गई होगी। इसीलिए शाम को शरद पवार ने सुप्रिया सुले के जरिए सभी विधायकों के लिए एक अपील जारी करवाई। सुप्रिया सुले ने वीडियो में कहा कि 83 साल का योद्धा कल मार्गदर्शन करेगा, इसलिए कल की मीटिंग में जरूर आएं, हम सब आपका इंतजार करेंगे। 5 जुलै 2023 यशवंतराव चव्हाण सेंटरला मंत्रालयाच्या समोर बुधवार 5 जुलाई 2023 मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में मैं आप सबका इंतजार करूंगी। आदरणीय पवार साहब को महाराष्ट्र की स्वाभिमानी जनता ने हमेशा बहुत प्यार किया है और साहब भी यहाँ के लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। ये रिश्ता पहाड़ जैसा अटूट और बहुत मजबूत है। वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और 83 वर्षीय युवा योद्धा यानी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब कल सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आगे की दिशा देने के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बड़ी संख्या में इस बैठक में आएं। प्लीज जरूर आएं। पिछले 72 घंटे में महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें अंदर की 1-2 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। 2 महीने पहले अजीत पवार ने शरद पवार को बताया था कि एनसीपी के ज्यादातर एमएलएस महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होना चाहते हैं। शरद पवार ने भी माना कि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, पर शरद पवार की पर्सनल रिजर्वेशन थी, वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। तो काफी मीटिंग्स के बाद यह तय हुआ कि पवार साहब एनसीपी के अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, उनकी जगह सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाया जाएगा और महाराष्ट्र और केंद्र में एनसीपी सरकारों में शामिल हो जाएगी। अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और केंद्र में एक मंत्री पद जो एनसीपी को मिलेगा वो सुप्रिया सुले को दिया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार चलाएंगे। सारी बातें पक्की हो गई। इसी प्लान के तहत शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद शरद पवार पलट गए, फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली, अजीत पवार को गच्चा दे दिया। इसके बाद अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल से बात की। दोनों ने तय किया इस ढुलमुल नीति को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दोनों ने पार्टी के 5-6 सीनियर नेताओं से बात की। उन्होंने आगे एमएलए से चर्चा की और फिर सबने मिलकर फैसला किया कि पवार साहब तैयार हों या ना हो, वो साथ रहें या ना रहें, एनसीपी को महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होना चाहिए। ये बात दिल्ली में अमित शाह को कन्वे की गई। इसके बाद अमित शाह ने चेक किया कि या वाकई में 40 एमएलए अजीत पवार के साथ हैं या नहीं, और जैसे ही कंफर्म हुआ तो संडे को खेल हो गया। मुझे यह भी पता चला कि यह खेल खेलने की तैयारी एक बार पहले भी की गई थी। जब शिंदे गुट के लोग 2-2, 4-4 करके गुवाहाटी में इकट्ठा हो रहे थे, अजीत पवार ने अपने एमएलए से बात की। 51 एमएलए ऐसे थे जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार थे। अजीत पवार ने उस समय भी शरद पवार से कहा था कि शिंदे अपने एमएलए को लेकर आए, इससे पहले अगर एनसीपी बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो पवार परिवार का अपर हैंड रहेगा। शरद पवार ने कहा जाओ बात करो। उस टाइम भी प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से बात की थी। देवेंद्र फडणवीस भी तैयार हो गए थे। जब सब कुछ तय हो गया तो ऐन मौके पर शरद पवार ने पलटी मार ली, हाथ पीछे खींच लिए। अजीत पवार बार बार उनसे कहते रहे कि तीसरी बार आपने स्टैंड बदला है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी कई कदम पीछे चली गई है। एनसीपी के नेताओं को लगता है कि पवार साहब विरोधी दलों की एकता के सूत्रधार बनना चाहते हैं। वो मोदी से इतने चिढ़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और विरोधी दलों के बीच लीडरी करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक एनसीपी पर उनका कंट्रोल ना हो। इसलिए पार्टी के बड़े नेताओं की, एमएलएज की, फॉरेन मिनिस्टर की राय जानने के बावजूद वो एनसीपी से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। इस बार अजीत पवार ने उनसे साफ साफ कह दिया, आपने अपनी पारी खेल ली, आप एक बार भी एनसीपी की सरकार अपने दम पर नहीं बना पाए। केजरीवाल जैसे नए नए नेता ने 2-2 राज्यों में सरकारें बना ली। अगर आपकी बस में नहीं है तो अब आप हमें खेलने दो। शरद पवार को यह भी समझाया गया कि 83 साल की उम्र हो चुकी है, हेल्थ उनका साथ नहीं देती, अब उन्हें आराम करना चाहिए।
लेकिन शरद पवार आराम से बैठने वाले नेताओं में नहीं हैं। अजित पवार की बगावत के बाद वो फिर से मैदान में उतर गए हैं। अब वो पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, उन्हें इसमें मजा भी आता है। पर प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार शरद पवार की नस नस को जानते हैं, उनकी हर चाल को पहचानते हैं, उन्हें कैसे काउंटर करना है इसे भी समझते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में जबरदस्त पॉलिटिकल वॉर देखने को मिलेगी, ये पक्का है। एक बड़ी खबर पंजाब से आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ टकराव दिखाई दिया। पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी के केस में पंजाब सरकार के खर्च हुए 55 लाख रुपए की वसूली का नोटिस सुखजिंदर सिंह रंधावा को भेजा और आज भगवंत मान ने यह आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त पंजाब में मुख्तार अंसारी के बेटे और उसके भतीजों को वक्फ की जमीन दे दी गई। भगवंत मान ने सीधे सीधे कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं मालूम कि यह जमीन मुख्तार अंसारी के बेटे को मिली है तो उन्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए। रणिंदर सिंह को सब मालूम है। रोपड़ जिले में अंसारी के बेटे और अंसारी के भतीजे के नाम वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं आपको सबूत दिखाता हूं। उसका नाम अब्बास अंसारी है। मेरे पास रिकॉर्ड है, ये देखिए। ये लिखा है अब्बास अंसारी और श्री उमर अंसारी। और ये कहां की जमीन है? ये रोपड़ की जमीन है और ये सारी वक्फ बोर्ड की जमीन है। बाकी रणिंदर को पता होगा और कौन कौन लोग हैं। इस तरह ये लोग पंजाब को लूटते रहे हैं। कैप्टन साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं, तो आपका बेटा यूं ही लुटा रहा था सब कुछ। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में है, लेकिन कांग्रेस ने भगवंत मान को चुनौती दी कि वो कैप्टन के खिलाफ एक्शन लेकर दिखाएं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा, अगर भगवंत मान में हिम्मत है, उनके पास सबूत हैं, तो बयानबाजी करने के बजाय पटियाला के महाराजा के खिलाफ एक्शन लेकर दिखाएं। किसने की? जिसने की है भैया पकड़ लो। क्यों की? अगर बिना नॉर्म से की है तो कर लो। आप पटियाला की बात तो करते रहते हो, पटियाला की तरफ कभी मुंह तो किया नहीं आपने छोटे 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 इधर उधर सब लोगों को पकड़ने का काम करते हो। व्हाई नॉट? उधर को मुंह क्यों नहीं करते आप? और ये मुख्तार अंसारी ऐसी चीज, मैंने पहले कहा है, फोकी मशहूरियों वाली सरकार। दिस इज ऑल एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री साहब 15 दिन बाद एक नई चीज छोड़ते हैं जो 25 दिन चर्चा रहती है। फेक उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी, उसने लिख दिया लो भाई मैं नोटिस देता हूं। व्हाट इज दैट? वो नोटिस है ही नहीं है। आप भेजो रिकवरी नोटिस। जब किसी ने पैसे दिए ही नहीं है, रिकवरी नोटिस काय का रिकवरी नोटिस? लेकिन भगवंत मान आजकल पूरे फॉर्म में है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे को सिर्फ जमीन नहीं दी गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल से पंजाब लाकर उसके ऐशो आराम के सारे इंतजामात किए गए। सरकारी खर्चे पर मुख्तार अंसारी के लिए बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं ली गई। भगवंत मान ने कहा वो वकीलों की इस फीस की रिकवरी पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से करेंगे। ये तो सबको पता है कि वो पौने 2 साल, लगभग 2 साल तक रोपड़ की जेल में रहा। उसको किस केस में बंद रखा था उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। केस का कुछ पता नहीं। वहां यूपी में एक MP MLA कोर्ट है, वहां उस पर जो केस चल रहा था उसमें मुख्तार अंसारी को 2-3 महीने में सजा हो जाने वाली थी। तब अंसारी ने पंजाब सरकार से कांटेक्ट किया। पंजाब सरकार में किससे संपर्क किया? कैप्टन साहब तो कहते हैं कि मैं जिंदगी में कभी उससे मिला नहीं। रणिंदर से पूछ लो, अपने बेटे से पूछ लो कि वो कभी जिंदगी में मिला है कि नहीं अंसारी से। यहां उस पर धमकी की FIR करा दी, फिर वहां से यूपी से यहां ले आए और उसकी सेवा शुरू कर दी। कम से कम 25 बार यूपी पुलिस ने कहा होगा कि हमारा आरोपी वापस कर दो, लेकिन ये कभी कहते थे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कभी कहते कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। यूपी पुलिस की 25 चिट्ठियों को इसी तरह वापस कर दिया। यहाँ अंसारी की सेवा चल रही थी, उसकी पत्नी भी यहीं आकर रहने लगी थी। जेल के पास एक कोठी किराए पर ले रखी थी। फिर यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट, कहा कि पंजाब पुलिस आरोपी नहीं सौंप रही। इस केस को लड़ने के लिए वकील किए गए कि हमें आरोपी को यूपी को नहीं सौंपना है। उन वकीलों की फीस 55 लाख बन गई। अब मैं आपको सुखजिंदर सिंह रंधावा का जवाब सुनवाता हूं जो उन्होंने भगवंत मान को दिया। रंधावा ने कहा कि भगवंत मान क्या कह रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। वो रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ और।
रंधावा ने कहा वो भगवंत मान के खिलाफ डेफेमेशन का केस करेंगे। इनके कोई घर जेल होती तो जहां जेल है, जेल में भेजना मिनिस्टर का काम नहीं है। कोर्ट जो होती है, जेल डिपार्टमेंट कस्टोडियन है और जेल ही जुडिशियल रिमांड में भेजती है। सीएम को पता ही नहीं कि वो क्या बोल देता है। रात 8:30 बजे मेरे को जो नोटिस मिला, मेरे ख्याल इसमें होगा, उसमें उन्होंने लिखा कि 17,60,000। तो सुबह 55 लाख कहाँ से बन गए, कैसे बन गए? मैंने कल भी कहा था कि कोई एडवोकेट जितने मर्जी मांग ले, पर जो गवर्नमेंट का शेड्यूल बना है उसी के मुताबिक ही दिए जाते हैं पैसे। दूसरे उन्होंने कहा कि रिकवरी करेंगे, जिसके पैसे ही नहीं दिया गया उसकी रिकवरी क्या होगी? अगर किसी को एमएलए पहली बात तो कहने लगे इनकी जो पेंशन है और दूसरी सुविधाएं बंद करेंगे, सीएम की आंखों में को दिखाई नहीं देता मेरे ख्याल में। उसके सामने मैं बैठता हूं तो मेरे पास, मैं सिटिंग एमएलए, मेरे को सैलरी मिलती है ना कि पेंशन मिलती है। सुखजगत सिंह रंधावा गोलमोल बातें कर रहे हैं। उन्होंने आरोपों का साफ साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन भगवंत मान ने जो इल्जाम लगाए हैं वो गंभीर हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें कई बार आई कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस बात के लिए पूरी जान लगा दी थी कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में वापस न भेजा जाए, वो पंजाब जेल में रहते रहें। भगवंत मान की बात सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस लाने के लिए कैप्टन की सरकार को 25 बार चिट्ठी लिखी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी, तब जाकर फैसला हुआ। यह सब क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी, अंसारी को पंजाब में रखना क्यों जरूरी था, ये सारी बातों के सच तो सामने आना चाहिए। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को बंडी संजय कुमार की जगह तेलंगाना में कमान सौंपी गई है, क्योंकि बंडी काफी कंट्रोवर्शियल हो गए थे, लोकल नेता उनसे नाराज थे। इसके अलावा तेलंगाना में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। चीफ मिनिस्टर केसीआर के बेहद करीबी रहे एटरा राजेंद्र को जेपी नड्डा ने तेलंगाना में बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का इंचार्ज बनाया है। दूसरा बड़ा बदलाव पंजाब में हुआ। पूर्व सांसद और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सुनील जाखड़ को अश्विनी शर्मा की जगह पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी अब झारखंड में बीजेपी की कमान संभालेंगे। मरांडी काफी समय तक बीजेपी से बाहर रहे थे और कई साल पहले घर वापसी हुई। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। पुरंदेश्वरी एनटी रामाराव की बेटी हैं, यूपीए सरकार में मिनिस्टर थी। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। आज जो बदलाव हुए उसका मैसेज क्लियर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन दूसरी पार्टी से आया है, कौन कितना पुराना है, कौन कितना नया है। पैमाना सिर्फ एक है, जो जमीन पर काम करेगा, जो पार्टी को मजबूत करने की ताकत रखता होगा, उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। 7 जुलाई को जेपी नड्डा ने 12 राज्यों के बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इसके बाद यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी बदलाव हो सकता है। और जब ये बदलाव पूरा हो जाएगा तो इसका असर दिखाई देगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव पर। मध्य प्रदेश से आज ऐसी तस्वीरें आई जो सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक हैं, जिन्हें देखकर वाकई में सिर शर्म से झुक जाता है। सीधी जिले में एक शख्स ने शराब के नशे में एक मेंटली चैलेंज व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। इस घटना का वीडियो किसने बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। मामला सामने आया। जो शख्स हरकत करता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम प्रवेश शुक्ला बताया गया।
जिस व्यक्ति पर वो पेशाब कर रहा है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, एक आदिवासी है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि वीडियो 9 दिन पुराना है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रवेश शुक्ला सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था। हालांकि विधायक ने तुरंत इसका खंडन किया और डिमांड की कि प्रवेश शुक्ला के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी इस वीडियो का नोटिस लिया। शिवराज चौहान ने ट्वीट किया कि उन्होंने प्रशासन से इस अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने को कहा है और साथ ही उस पर एनसी के तहत केस दर्ज करने को कहा। अभी जानकारी मिली है कि प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, उसके खिलाफ एनएसए लगाया जा चुका है। अब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि शिवराज सिंह चौहान ने इस वीडियो को देखा और बिना देर के तुरंत एक्शन लिया। अभी उनकी जिम्मेदारी है कि प्रवेश शुक्ला को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि इस तरह की हरकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।